फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे नया चैप्टर क्लास 10th के फिजिक्स का। आज से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस चैप्टर से और बहुत सारे रे डायग्राम है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे करके चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लाइट वाले चैप्टर के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, तो टोटल कितने पार्ट है चैप्टर के अंदर? देखो, लाइट के अंदर दो चीज़ें होती है। एक होता है रिफ्लेक्शन, REFLECT, रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक होता है रिफ्रैक्शन, REFRACT, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन शायद तुमने पहले भी पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन भी पढ़ा होगा, बट इस साल थोड़ा ज़्यादा डीप में जाएंगे। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्रैक्शन है। अब रिफ्लेक्शन में हमको क्या क्या पढ़ना है? पहले एक पढ़ना है हम लोग को प्लेन मिरर। ठीक है, कि प्लेन मिरर की वजह से क्या होता है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है प्लेन मिरर के बाद में कर्व्ड मिरर। ठीक है, कर्व्ड मिरर। और कर्व्ड मिरर के अंदर दो चीजें पढ़नी है, पहला कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, ये चीजें हम लोग को पढ़नी है कि रिफ्लेक्शन है, प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर के अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसके अलावा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़नी ही है उसके अंदर। ठीक है, फिर और कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं इनके। चलो, रिफ्रैक्शन के अंदर हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि रिफ्रैक्शन होता क्या। सबसे पहली बात तो यही पढ़नी है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। फिर सेकंड उसके लॉज पढ़ने, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। थर्ड क्या पढ़ना है हम लोग को, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद में हम लोग को क्या पढ़ना है कि लेंस के बारे में पढ़ना है, लेंस। और लेंस में कौन कौन से दो लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर मैं इनके अंदर की बात करूं कि कॉनकेव में कॉन्वेक्स में क्या पढ़ना है, तो सारे रे डायग्राम पढ़ने हैं, उनके फॉर्मूले पढ़ने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक चीज़ और पढ़नी है, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, फिर एक चीज़ पढ़नी है कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। इसके अलावा हम एक टॉपिक और देखेंगे, दैट इज नोन एज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक टॉपिक और देखेंगे हम लोग। क्लियर है? तो ये हमारा मेन मोटा मोटा चैप्टर है। एक एक करके अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर से कि भाई ये जो चैप्टर है किसके बारे में। तो ये चैप्टर लाइट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट को समझते हैं कि लाइट क्या होती है, क्या नहीं होती, समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहली जो टॉपिक हमारा दैट इज लाइट, कि लाइट क्या होती है। ठीक है, तो लाइट इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या, लाइट इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। लाइट जो होती है उसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं, सुनना है यहाँ पर। लाइट का नेचर कैसा है? पहली बात तो ये लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। पहली चीज तो ये प्रॉपर्टी है लाइट की, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट हरदम कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है लाइट। ठीक है, आगे की बात करते हैं। लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, लाइट के दो नेचर होते हैं। लाइट हैज डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है समझना है। लाइट अगर पार्टिकल से बनी हुई है तो खुद सोचो, लाइट का मास होना चाहिए। लाइट हैज डुअल नेचर मतलब वेव एज वेल एज पार्टिकल। साउंड वेव, जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुमको साउंड सुनाई दे रही है, वेव है। वेव का क्या मास होता है? क्या नहीं होता, वेव दिखाई नहीं देती भी। पार्टिकल है, उसका मास तो होना चाहिए। वेव जो है वो जस्ट जा रही है, इधर से उधर जा रही है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज वेव। कोई उसका मास वास नहीं है। बट बोला क्या जाता है कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट के दो नेचर है, वेव एज वेल एज पार्टिकल।
लाइट के दो नेचर है, वेव नेचर भी है और लाइट एक एनर्जी का ट्रांसफरेंस भी है और लाइट पार्टिकल भी है। क्लियर है? अब सुनना है यहाँ पे, लाइट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो भाई अगर मैं वेव की बात करूँ तो कौन सी वेव है, तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और लाइट अगर किसी पार्टिकल से बनी है, जैसे कि एटम है, एटम पार्टिकल से बना है, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स उन पार्टिकल से मिलकर बना है, तो लाइट भी तो किसी ना किसी पार्टिकल से बनी होगी। तो लाइट इज मेड अप ऑफ लाइट इज मेड ऑफ फोटोन। लाइट इज मेड ऑफ फोटोन, जिसको हम क्वांटम भी बोलते हैं, QUANTUM, क्वांटम या क्वांटा। क्लियर है? तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। अब क्या समझा हमने, पहला लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म एनर्जी की। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हरदम सीधी लाइन में चलेगी। ठीक है, लाइट के दो नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, क्यों, ये क्यों बता दें, साउंड है, साउंड सिर्फ और सिर्फ वेव है, पार्टिकल नहीं है। साउंड में होता क्या भाई, एक एनर्जी जो यहाँ पे अभी जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो कहीं दूर तक जाती है, तो दैट इज नथिंग बट एनर्जी का ट्रांसफर होना। तो लाइट भी तो एनर्जी का ट्रांसफर है भाई, एक जगह पे एनर्जी थी वो वहां से ट्रेवल करके यहाँ तक आ रही है। तीसरी चीज, लाइट के दो नेचर है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। ये हम लोग ज्यादा क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे कि लाइट का पार्टिकल नेचर क्या है, वो क्या डिपेंड करता है। इवन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली बात है, ये भी कौन सी क्लास में जाके पढ़ेंगे, हम लोग क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ एक चीज से काम है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये दोनों बातें हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, और बात कर लेते हैं भाई लाइट के बारे में, क्या होता है और पॉइंट। लाइट जो है उसको मीडियम नहीं चाहिए होता है चलने के लिए। लाइट डज नॉट रिक्वायर लाइट does not require medium for propagation। ठीक है, लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, मतलब लाइट को चलने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। क्लियर है? ये होगी लाइट की बात। अब आगे की बात करता हूँ भाई, कुछ फिनोमेना होते हैं जो लाइट के ऊपर बेस्ड है। कभी जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसके अंदर पूछे आपका NTSC दोगे आगे जाकर के, कौन कौन से फिनोमेना है सुनना है। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्शन, REFLECTI, रिफ्लेक्शन। फिर मैंने बोला रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा मैंने बोला क्या, इंटरफेरेंस। फिर बोला डिफ्रैक्शन। फिर मैंने बोला पोलराइजेशन। फिर मैंने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कुछ फिनोमेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कौन सा फिनोमेना किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, या फिर एक और चीज होती है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लिख देता हूं इसको मैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तीन बातें किस पॉइंट पे डिपेंड करती है, ये तीन बातें डिपेंड करती है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये किस पॉइंट पे डिपेंड करती है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इन बातों पे ये तीन पॉइंट डिपेंड करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, इन बातों पे डिपेंड क्या करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट इज वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EM वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है देखो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीन पॉइंट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये क्या होता है हम जाके क्लास 12th में देखेंगे ये कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है और पोलराइजेशन क्या होता है, ये क्लास 12th में देखेंगे। किस बात पे डिपेंड करता है वो, कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है कि लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, फोटोन। इस बात पे जो डिपेंड करता है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है?
तो सुनना है, अभी तक जो हमने देखा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हरदम कैसे इसमें चलेगी? स्ट्रेट लाइन में चलेगी। लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है भाई। लाइट क्या है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। लाइट, अगर कोई बोलता है लाइट इज पार्टिकल, तो कौन से पार्टिकल से बनी हुई है? फोटोन पे बनी हुई है। ठीक है। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेशन के लिए। क्लियर है? अब अगर मैं बोलूं कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीन किस बात पे डिपेंड करते हैं? ये तीन डिपेंड करता है कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। देन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर मैं बोलूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वो किस बात पे डिपेंड करता है? कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल दैट इज नोन एज फोटोन। ठीक है, लिखेंगे इसको जल्दी से। चलो भाई, लिख लिया होगा तुम लोगों ने। आगे देखते हैं। अब आगे की बात करते हैं भाई। ये हमने बात की लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात है। ठीक है, अब आगे सुनना, कितने टाइप की लाइट्स होती हैं, अब इसकी बात सुनना है। ठीक है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट इज क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइक जैसे कि एग्जांपल्स देता हूँ मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे एक्स रे है, अल्फा रे, ठीक है, बीटा रे, गामा रे, ठीक है। फिर तुम लोग रेडियो पे सुनता है एफएम, ठीक है। फिर ऐसे ही होता है एक एएम होता है। उसके अलावा होती है इंफ्रारेड रे, इंफ्रा रेड रे, यूवी रे, ठीक है। ये सारी रेज जो होती हैं, दीज आर पार्ट ऑफ लाइट। क्लियर है? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक हिस्सा है। क्लियर है? हमको जो चीज दिखाई देती है उसको बोलते हैं विजिबल रीजन। विजिबल रीजन, देखो सिर्फ हम लोग को ये चीज दिखाई देती है, विजिबल रीजन हम लोग को दिखाई देता है, और बाकी हमको दिखाई नहीं देता। ये सारी रेज हमको नहीं दिखाई देती। एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, एफएम, इंफ्रारेड रे, यूवी रे, ये सब हमको दिखाई नहीं देती। लाइक टीवी का रिमोट होता है, टीवी के रिमोट के आगे एक छोटा सा बल्ब लगा होता है कि ना। जब वो बल्ब को हम लोग ऐसे दबाते हैं रिमोट को, तो आगे काम करता है, मतलब वो एक लाइट उस टीवी तक भेजता है। तो वो जो लाइट है वो हमको नहीं दिखाई देती, बट होती तो है ना। हमारे मोबाइल में सिग्नल आता है, तो सिग्नल एक लाइट की वेव है, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट वो हमको दिखाई देती क्या? नहीं दिखाई देती। अच्छा, टीवी का रिमोट में जो लाइट जलती है उसको देखने का तरीका क्या है? तो क्या करना, आपने जो मोबाइल का कैमरा है, कैमरा टीवी का रिमोट ऐसे रखना, और जहां से वो लाइट निकलेगी और कैमरे को ऐसे रख देना, अपनी स्क्रीन पे देखना, वो लाइट दिखाई देगी। करके देखना इसको एक बार। आगे की बात करता हूँ मैं, तो हमको सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, दैट इज विजिबल रीजन। बाकी ये सब हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की किसके बारे में? लाइट के बारे में। अच्छा, एक और फैक्ट बात करते हैं। जो लाइट की स्पीड होती है एयर में, वो कितनी होती है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज speed of light in air is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं 3 लाख, मतलब 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 10 की पावर 5 कितना होता है? लाख होता है ना, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं 3, देखो किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 तो इधर चला गया, तो 10 की पावर 5 बच गया, तो 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट एयर में ही होती है, बट इसमें किलोमीटर है। अब अगर हम लोग मीडियम चेंज करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगी। तो इफ मीडियम चेंजेस, इफ मीडियम changes, if medium changes, speed of light changes. Generally it decreases. खुद सोच के देखो, एक चीज बता मेरे को। लेट सपोज एक रोड है, खाली रोड है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल खाली रोड है, तुम उसके ऊपर चल रहे हो, बिल्कुल खाली रोड है, उस पर चलोगे तो तुम तेज चलोगे। लेकिन एक ऐसी रोड है जिसपे भीड़ आ गई, ठीक है, बस सब है, तो वहां पे क्या होगा? तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेम चीज है, जब एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, एयर के पार्टिकल सारे दूर हैं, तो वहां पे ये चलती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से।
लेकिन अगर मैं बोलूँ लिक्विड के अंदर लाइट को लेके जाओ, तो जब लिक्विड के अंदर लाइट जाएगी तो क्लास 9th में तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो होते हैं पास पास में होते हैं। यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स दूर दूर थे, लिक्विड के पार्टिकल पास हो गए, मतलब यहाँ पे भीड़ आ गई इस रोड पे। अगर भीड़ आ गई तो क्या होगी, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड इफ द मीडियम चेंजेस स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, और जनरली क्या होता है, ये जनरली डिक्रीज होती है। ठीक है, चलो ये दो बात हमने पता की किसके बारे में, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। चलो आगे की बात करता हूँ भाई। अगला जो टॉपिक आता है हमारा, चलो मेन मुद्दे पे आता है। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल 3 टॉपिक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। चलो तो ध्यान देना यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, वो जो मैंने 3 यहाँ पे लिखवाए थे ना, 1 2 3, जिसमें मैंने ये बोला था कि ये इसके अंदर आता है कि रे नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वेव नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कौन किस पे डिपेंड करता है। एनडीए के पेपर में मैच द कॉलम के लिए आए थे वो, एक कॉलम में लिखा था रे नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, और इधर पे सारे वो लिखे हुए थे फिनोमेना, तो उनको मैच करने थे, तो उनको याद करके बैठना। ठीक है, आगे आ जाओ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सबसे पहली चीज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सरफेस is known as reflection of light, is known as reflection of light। ठीक है, कोई सरफेस है उस पर लाइट आती है टकरा करके वापस, तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो भाई रिफ्लेक्शन की बात की हम लोगों ने, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो देखो कैसे होगी, क्या होगी, रिफ्लेक्ट कैसे होगी, इसकी बात करते हैं। आ जाए यहाँ पर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन के लिए वो आता है कि प्लेन सरफेस से कैसे रिफ्लेक्ट करती है। प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस। ठीक है, इसकी बात करते हैं, मेरा मार्कर बदल दो। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस, तो लेट सपोज ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, और ये हार्ड सरफेस है, मतलब ये वैसी सरफेस है जो रिफ्लेक्शन नहीं दिखाती है। जो रिफ्लेक्शन नहीं दिखाती है उस सरफेस को कैसे दिखाते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ऐसे शेड कर देते हैं। तो एक लाइट आई मेरी, ध्यान देंगे आप सब लोग, मेरी एक लाइट आई ऐसे टकराई और टकरा करके वापस ऐसे, ये ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। इसके अलावा 2 चीज होती है, एक होता है ये, इसको बोलते हैं आई। आई का मतलब क्या, आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर एक होता है ये आर, आर का मतलब क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, मतलब किसी प्लेन सरफेस से अगर होता है लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो इस तरीके से होती है। अगर ऐसा हो जाए कि एक लाइट है वो ऐसे आ रही है, ध्यान देंगे आप, लाइट है और वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, कैसे, यहाँ पे आई लाइट आकर के गिरी ऐसे, ऐसे आकर गिरी, तो लाइट वापस टकरा के वहीं पे चले जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अलग चीज। अब इनकी बात करते हैं कि ये सब चीजें क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ये सब क्या है। तो सबसे पहला आता है मेरा कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या है,
तो द लाइट which is incident on the plane surface, the light which is incident on the plane surface is known as incident ray. इंसिडेंट का मतलब होता है गिरना, कि एक ऐसी लाइट रे जो कि गिर रही है प्लेन सरफेस पे, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे. तो द लाइट, द बीम ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट which is incident on, which is incident on plane surface, plane surface, the beam of light which is incident on plane surface is known as incident ray. Reflected ray क्या होगी? Reflected ray क्या होगा भाई? तो the light ray which gets reflected, या the light ray which passes या which bounce back after the reflection, the ray of light, the ray of light which is bounced back, which is bounced back, ठीक है, the ray of light which is bounced back after reflection, after reflection is known as reflected ray. ठीक है. अगला आता है कि भाई नॉर्मल क्या होती है. ये रही नॉर्मल, रेड वाली लाइन जो है नॉर्मल. ठीक है. तो ये इमेजिनरी लाइन होती है, असली में कोई लाइन होती नहीं है. तो इमेजिनरी लाइन which is perpendicular, imaginary line which is perpendicular to the surface of, to the reflecting surface बोल सकते हो, which is perpendicular to the reflecting surface. ठीक है. imaginary line which is perpendicular to the reflecting surface, that is known as normal. ठीक है भाई. आगे आता है, इस चीज को मिटाता हूं मैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को. ठीक है. इसके आगे आता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है. तो पहले मैं बात करता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस की. ठीक है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंगल ऑफ इंसिडेंस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल and the incident ray is known as angle of incidence. The angle between normal, the angle between normal and incident ray is known as angle of incidence, angle of इंसिडेंस. ठीक है. अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है फिर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ, एंगल, इसकी बहुत बार डेफिनेशन आती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, बहुत बार आता है ये भी. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है तुम खुद देखो. द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे. तो एंगल बिटवीन normal and the reflected ray is known as angle of reflection, clear है. the angle between the normal and the reflected ray is known as angle of reflection. ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो भाई अगर एक प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो तुमको क्या क्या रखना है. सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. आगे इंसिडेंट रे क्या होती है? द बीम ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस. रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच इज बाउंस बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन. नॉर्मल क्या होता है? imaginary line which is perpendicular to the surface, that is known as normal. Angle of incidence, the angle between the incident ray and the normal is known as angle of incidence. Angle of reflection,
द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, लिखेंगे इसको, जल्दी से लिखेंगे, हटता हूँ एक बोर्ड से मैं। चलो अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या बोला गया है, ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेसिक ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आगे की बात करता हूँ मैं। लॉज क्या है रिफ्लेक्शन के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस नहीं, कर्व सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल ही है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान देंगे यहाँ पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पेपर में बहुत बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज क्या रिफ्लेक्शन के, तो पहला लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, लेट सपोज ये सरफेस है मेरी, ठीक है, और एक लाइट रे आई इसके ऊपर ऐसे, ये गई ऐसे, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल आई कहाँ बनेगा, ये है तुम्हारा एंगल आई, इंसिडेंट रे का और इसके बीच का एंगल आई, इन दोनों के बीच का एंगल आर है। तो पहला लॉ बोलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू, नीचे लिखेंगे इसके, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सबके सब सेम प्लेन पे होनी चाहिए। द इंसिडेंट रे reflected ray and normal all lie on same plane, ये बोलता है कौन मेरा, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, ये दो लॉ है मेरे, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा लॉ क्या बोलता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे मुद्दे की बात करता हूँ। मुद्दे की बात क्या है कि हम लोग को पढ़ना क्या था रिफ्लेक्शन के अंदर। रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग को दो टॉपिक पढ़ने थे, प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना था, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज प्लेन मिरर। ठीक है, तो ध्यान देना प्लेन मिरर क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है भाई, ये मिरर है, पीछे से पॉलिश की हुई है और इस साइड में शाइनी सरफेस है। शाइनी सरफेस है मतलब जो हमारे घर में मिरर यूज होता है, दैट इज नथिंग बट प्लेन मिरर। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े होते हैं, हमारी इमेज बन जाती है, दैट इज प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, प्लेन मिरर की क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो सबसे पहली जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि भाई उसकी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, उसका हाइट क्या होता है। तो द इमेज ऑफ हाइट, द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज formed by plane mirror, formed by plane mirror is same as height of object, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका, ऐसे ये इमेज ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, सेम हाइट के बनेंगे दोनों। क्लियर है, हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला हो गया। दूसरा, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, image formed by plane mirror is virtual and erect। इरेक्ट मतलब सीधी होगी, वर्चुअल मतलब आप इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, मतलब
जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ मिरर है, तो इमेज कहाँ बनती है, पीछे की साइड में बनती है। अगर मैं स्क्रीन लगाऊं, इट्स लाइक ऐसे कि ये मिरर है मेरा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मेरा आईना है, यहाँ पे इमेज बन रही है, और पीछे इसके लिए जाके मैं स्क्रीन लगाऊं तो क्या यहाँ कोई इमेज बनेगी, क्या कोई नहीं बनेगी, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, मिरर आ रहा है। तो मैं यहाँ देखूं तो इसके अंदर इमेज बनी हुई है, इसके अंदर इमेज बनी हुई है, उसको मैं स्क्रीन पर नहीं ले सकता। ऐसी इमेज जिसको आप स्क्रीन पे ले सकते हो दैट इज नोन एज रियल इमेज, और जिसको नहीं ले सकते दैट इज वर्चुअल इमेज। जैसे कि प्रोजेक्टर होता है सिनेमा हॉल में, तो भाई यहाँ पे क्या एक प्रोजेक्टर लगा होता है, यहाँ पे उसमें से लाइट निकलती है ऐसे, और यहाँ पे हमारी वो वॉल होती है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है। तो ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, हमारी इमेज इस पे आ रही है ना, देखो लाइट यहाँ से निकल रही है और इमेज यहाँ पे बन रही है, तो दिस इज रियल इमेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ ऑब्जेक्ट हूँ, मेरी इमेज इसके अंदर बन रही है, ये जो मिरर है उसके अंदर। मैं पीछे जाऊंगा तो इमेज भी पीछे जाती है, मैं और दूर जाऊंगा तो इमेज भी और दूर जाएगी, तो मेरी इमेज इसके अंदर बन रही है। अंदर बन रही है मतलब पीछे की साइड में मैं जाके कुछ लगाऊंगा इमेज के, जैसे कि मैं ऐसे गया और घूम के पीछे, यहाँ मिरर है, ये मिरर है, इसके पीछे जाके मैंने कुछ लगाया तो कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ पे। क्लियर है, तो इसलिए क्या बोला, वर्चुअल इमेज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रियल इमेज कैन बी, यहाँ पर नोट डाल देते हैं, रियल इमेज can be obtained on screen. Real image can be obtained on screen. ठीक है, virtual image cannot be obtained on screen. ठीक है भाई, तो ये हो गया रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। चलो आगे की बात करते हैं। प्लेन मिरर के जितना मैं सामने खड़ा रहता हूं ना, उतनी ही पीछे इमेज बनती है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज सेम एज डिस्टेंस of object from mirror। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस जो होता है मिरर से, वो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है चीज। चलो आगे की बात करता हूं मैं, ये हो गया मेरा थर्ड। अगली बात करता हूं मैं फोर्थ पॉइंट में। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ये हो गया। अच्छा आगे, हाँ, द इमेज is literally 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 inverted inverted। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैंने बी ऐसा लिखा है, उसमें देखूंगा तो बी कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। क्लियर है, तो इसलिए जो एम्बुलेंस के आगे लिखा होता है ना नाम, वो उल्टा दिखता है। क्यों, क्योंकि जब एम्बुलेंस ऐसे चल रही है तो सामने वाली गाड़ी में एम्बुलेंस ऐसे दिखा तो वहां सीधा दिखाई देगा। क्लियर है, तो उसको बोलते हैं द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। मतलब प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी हाइट सेम होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट का होता है वही इमेज का डिस्टेंस होता है, एंड इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। अच्छा लास्ट पॉइंट, द स्पीड ऑफ इमेज with respect to object is twice of speed of object। इसका क्या मीनिंग है समझना है। लेट सपोज एक मिरर है यहाँ पे, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और इमेज यहां बन रही है इसकी। चलो छोटा करता हूं। लेट सपोज एक मिरर है मेरा यहाँ पे, मिरर ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, मिरर ये रहा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है मेरा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इमेज इसकी यहाँ पे बन रही है। ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। ये इधर आगे बढ़ रहा है कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो ये भी तो 2 मीटर आगे आएगा भाई। 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर आगे जा रहा है, तो ये भी कितना जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। तो मैंने क्या बोला, द स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इमेज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड।
तो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसकी डबल होगी, मतलब 1 सेकंड के अंदर ये 2 मीटर आगे आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर, और ये भी 1 सेकंड के अंदर इमेज भी कितने मीटर आगे आ जाएगी 2 मीटर। क्यों? क्योंकि जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही पीछे इमेज होती है। क्यों? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्लियर है चीज? ठीक है भाई, अब आगे की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आता है। प्लेन मिरर का लास्ट पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अच्छा, एक चीज और मैग्निफिकेशन ऑफ, 6th पॉइंट एक बार लिख लो, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। इसकी बात बाद में करेंगे कि क्या होता है मैग्निफिकेशन। जस्ट लिख के रखो कि मैग्निफिकेशन जो होता है प्लेन मिरर का वो कितना होता है +1। +1 का मीनिंग ये होता है कि जैसे मेरे हाइट है वो सेम हाइट मिलेगी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब दोनों की सेम है, देखो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर दोनों की हाइट सेम है तो भाई ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन इज +1 फॉर प्लेन मिरर। दो चीजें और लिखेंगे फिर। 7th भाई, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। इसकी बात जब मैं कर्व मिरर पढ़ाऊंगा तब करेंगे ज्यादा, कि फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। ठीक है भाई, एक पॉइंट और लिखेंगे फिर, 8th पॉइंट, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0। पावर कितनी होगी उसकी? 0। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन जो पेपर के अंदर कई बार आता है, सुनेंगे मैं। 2 मिरर्स है मेरे पास में, एक 2 ऐसे रखे हैं और इनके बीच का एंगल है थीटा। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। ठीक है, एनडीए के पेपर में भी कई बार आता ही है और बाकी एग्जाम्स में भी, छोटे मोटे एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, जैसे कि तुम लोग उसके यहाँ जाते हो, बार्बर के यहाँ जाते हो, थोड़ा सा मेरे इमेज को थोड़ा सा आगे एक शीशा रहता है, एक पीछे रहता है, और इनफाइनाइट इमेजेस बनती जाती है, आगे 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 तुम देखते हो बहुत सारी इमेजेस बनती जाती है। तो सेम चीज़ है, अगर 2 मिरर्स के बीच में एंगल थीटा हो जाए तो कितनी इमेजेस बनेगी? तो सुनना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? 360/थीटा। पहला स्टेप क्या? फर्स्ट स्टेप, फाइंड 360/थीटा। 360 को किससे डिवाइड कर दो? थीटा, और उसको नाम दे दो n। क्या नाम दे दो? n। ठीक है। सेकंड, इफ अगर n इक्वल टू E1 आया, n की वैल्यू कितनी आई? E1, तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n-1। एंड अगर n इक्वल टू ऑड आया, n की वैल्यू ऑड आई, तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोग को, कि मैंने बोला कि दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो ध्यान देना यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस if the angle between two mirrors is 60 डिग्री। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? पहले लिखोगे n इज इक्वल टू 360/60 डिग्री, कितना आ जाएगा? 6। तो n इज इक्वल टू E1 आ गया, देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 6 - 1, दैट इज 5 इमेज बनेगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसके इमेजेस के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? प्लेन मिरर का क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली,
दो मिरर है तो कैसे क्या होगा ये देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। अगली बार हम लोग देखेंगे कि कर्व्ड मिरर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, ये अगली बार देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।